गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 70 के अंदर चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर वर्कशीट संख्या 15, 16, 17 एंड 18 की पुनरावृत्ति करेंगे। हम लगातार पिछले कुछ वर्कशीट्स में कंटिन्यूसली हम रिवीजन करते हुए आ रहे हैं। पिछली वर्कशीट में बच्चे यानी कि वर्कशीट नंबर 69 में हमने बहुपद में रिवीजन किया था, है ना। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था बहुपद, उसके अंदर हमने रिवीजन किया था। और आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की रिवीजन करेंगे। अब आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं फिर से थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि दो चर वाले, मैंने चर आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बच्चों जैसे ये पेड़ है, ये आपका जहाँ पर उगा है वो वहीं रहेगा, फिक्स होगा, ये अपने आप चल के दूसरी जगह नहीं आ सकता। तो ये आपका फिक्स है। अगर हम फिक्स को मैथ्स के अंदर कोई संख्या दे सकते हैं, कोई नंबर, कोई डिजिट दे सकते हैं, तो वो का नंबरिंग के आधार पर दे सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से, क्योंकि 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, ये फिक्स होगा। तो ये जो हमारे फिक्स डिजिट हैं या फिक्स हमारे जो भी नंबर होंगे 11, 12 आगे हम चलेंगे तो वो नंबर बन जाएंगे। तो बच्चों जो भी हमारे फिक्स नंबर होते हैं वो एक पेड़ की तरह होते हैं कि जो बदल नहीं सकते, वो वही रहेंगे। तो ये हमारे होते हैं अचर पद। इसके अलावा जैसे अगर हमें मानना, हम कई बार बोलते हैं कि मानो x, मानो यह एक सेब है, मानो। तो जब मानने की कंडीशन होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो वही हो। हम एक कल्पना कर लेते हैं, हमारी एक इमेजिनेशन हो जाती है, तो उसकी ज़रूरी नहीं है वहाँ पर जो आपका उसकी वैल्यू आए वही है। सपोज करो आपके पास, आपको कुछ नोट दे दिए और आपसे बोला जाए कि बताओ ये कितने नोट हैं, तो आप काउंट करके बिल्कुल फिक्स नंबर बता सकते हो कि 10 है या 9 है, इस तरीके के नोट, तो वो आपका फिक्स नंबर हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला जाए कि काउंट मत करना, अंदाजे से बताओ कितने होंगे, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। कोई कहेगा 7 हो सकते हैं, कोई कह सकता है 8 हो सकते हैं, कोई 9, बट कोई भी एक्यूरेट नहीं बता सकता, वो एक तुक्का होगा, है ना। तो बच्चे जो हमारे मानो कि कितने नोट हो सकते हैं, तो वो 9 के भी इक्वल हो सकता है, 8 के भी इक्वल हो सकता है, 7। तो अगर हम ये सोचें कि वो हमारा एक x है या y है, मैंने कहा माना वो x नोट है या y नोट है ना, x नोट है या y नोट है, जो भी आप मानना चाहते हो। लेकिन फिर उसके बाद आपको बोला जाए ठीक है, अब आपने मान लिया, अब आप काउंट करना शुरू करो। जब आप काउंट करते हैं, मान लो आपके पास 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों ने बताया, एक बच्चे ने बताया कि नोटों की संख्या 8 है, एक ने बताया 9 है और एक ने बताया 10 है। जब काउंट करा तो x के लगभग हमने तो x मान लिया कि बताओ, तो x किसके इक्वल हो सकता है इन तीनों में से, और आंसर इन्हीं तीनों में से कुछ है। तो सपोज करो जब काउंट करें तो नोट हमारे निकले 9, तो x एग्जैक्ट किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया। और पहले x किसके बराबर माना गया था, या तो 8 या 9 या 10। जैसे ही x का मान आ गया, ये फिक्स हो गया 9। तो बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो आपके चर होते हैं उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती जब तक कि आप उसको कैलकुलेट ना कर सको, है ना। जब कैलकुलेट कर लेते हो तब आपका वो फिक्स नंबर हो जाता है। ओके, तो चलिए, तो दो चर बोला है। दो चर का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर एक x है तो दूसरा x नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही चर काउंट हो जाएगा। बच्चे एक जैसे हैं तो एक ही काउंट होगा। और अगर अलग अलग में क्या होगा, एक x है, एक y है, या y है, z है, या m या n, कुछ भी आप इस तरीके की नंबरिंग दे सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको दो चर समझ में आ गए होंगे कि एक ही समीकरण के अंदर आपके दो चर होंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चे, वो पूछ रहा है रैखिक समीकरण नहीं है। अब नहीं का मतलब क्या होता है, नहीं मतलब
रैखिक, सबसे पहले रैखिक का मतलब क्या है, एक लीनियर, एक सीधी रेखा बनती हो, जिससे आप अगर कोई ग्राफ है आपका, आप उस पर ड्रॉ करो तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आए, इस तरीके से आए, इस तरीके से आए, कैसे भी स्ट्रेट आए, ऐसी ना हो, जिग जैग ना आए, इस तरीके से ना आए, है ना, ऐसे ना एक, है ना, जिग जैग ना आए, तो वो आपकी रैखिक समीकरण होगी अगर किसी ग्राफ में अगर आपकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट आए। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से। लेकिन अगर आपकी इस तरीके से आई तो बेटा ये रैखिक समीकरण नहीं होगी, जो ग्रीन वाली लाइन है वो रैखिक समीकरण नहीं होगी। हाँ, जो ब्लू है वो आपकी रैखिक समीकरण की एक लाइन हो जाएगी। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रैखिक समीकरण के अंदर लाइन किस तरीके की आती है। अब दूसरी बात, अब हम ये नहीं अब दिमाग में है कि ग्राफ बना के पता चलेगा, नहीं बेटा, आप समीकरण देखते ही बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? अगर आपका रैखिक समीकरण वो होती है बेटा जिसकी घात, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बच्चे, इसकी x की घात कितनी है? 1 है। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता वहां 1 माना जाता है, यहाँ भी 1 है ना। तो ये आपकी एक घात की समीकरण है, और जिस समीकरण की घात 1 होती है उससे हमेशा एक रैखिक समीकरण बनती है। तो अब आप बहुत आसानी से क्लियर देख सकते हो बच्चों। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखो, x की घात 1 है ना, तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। पूछा क्या है? नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पूछा है। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन कभी कभी घुमा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, यहाँ पे x² प्लस 5, 3x माइनस 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ x² इधर कहीं है ही नहीं, जब आप इधर भी लेके आओगे तो x² एज इट इज रहेगा। तो ये बेटा बी जो ऑप्शन है, x² प्लस का 5x, जब हम इसको इधर ले आएंगे तो -3x और प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करो आप, तो आपका x² माइनस 3x और प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चे देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम आपकी जो घात है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आपका ये 2 घात है, तो ये आपकी द्विघात समीकरण होगी, रैखिक नहीं होगी। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी x है, ये भी x है, तो ये आपका रैखिक समीकरण नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इसके बाद बच्चे जब आप इसको ओपन करेंगे, देखो देखते के साथ ही आप कह रहे हो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 2 है। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर, क्योंकि आपके ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आप रिजल्ट पर नहीं जाएंगे। जल्दबाजी मत करना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे x प्लस 2, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर है, ओपन कर देते हैं। x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस आपका 2ab यानी कि 2 2 सा 4x इज इक्वल टू आपका क्या है? x² माइनस 8। बच्चे ये x² इधर प्लस का, इधर भी प्लस का, जब इधर आएगा माइनस का आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखा आपने? अगर हम पहले ही देख के x² देख के द्विघात कर देते या रैखिक है ना आंसर कर देते तो ये हमारा गलत हो जाता। तो ये x² तो कट गया, क्या बचा फिर से? x की पावर 1 इधर लेके आओगे तो पूरा ऐसे आ जाएगा 4x है ना, और प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये -8 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो 4x 8 और 4 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल। अब 2 चर वाले, एक चीज याद रखो, हमेशा बताया था मैंने, जिस समीकरण की या जैसे बहुपद, पिछली बार बहुपद थी बच्चे, जो रूल बहुपद के लिए थे वो काफ़ी हद तक आपके इसमें सिमिलर है। जैसे अगर x² प्लस 2 था, ये बहुपद है आपका, इसके कितने जीरोस होंगे? इसके कितने जीरोस थे? जितनी इसकी घात होगी उतने ही जीरोस थे। सेम बच्चे यहाँ पर आपके हल, वही हल आ गया। हल कितने होंगे? अगर 2 चर वाले, आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है, तो उनके अधिकतम कितने हल हो सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे रैखिक समीकरण है। अब आप ये मत कहना इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते कि कैसे निकाले, क्योंकि 2 अननोन वैल्यू हैं, 2 अज्ञात आपके संख्याएं, 2 अज्ञात यानी कि 2 चर हैं।
तो वहाँ पर हमें अपने पास से वैल्यू रखनी होती है कि x बराबर हम अपने पास से 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम अपने पास से x बराबर -1 या 2 बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। अगर क्लास के अंदर आपके 10 विद्यार्थी हैं तो 10 के 10 विद्यार्थी अगर अलग अलग वैल्यू रखना चाहे तो इसके 10 वैल्यू निकलेंगी। अगर 40 होंगे आपके स्कूल के अंदर, अगर 6000 बच्चे हैं ना, तो वो 6000 वैल्यू रख के भी उस रैखिक समीकरण की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं अलग अलग। अगर हम हर एक बच्चे को अलग अलग नंबर दे दें, वो उसको रख के भी उसकी वैल्यू निकाल सकता है। तो इसका मतलब हमारे कितने भी होंगे हमारे उसके रैखिक समीकरण की उतने ही मान निकल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या एक हल? नहीं। दो हल? नहीं। अपरिमित रूप से अनेक हल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे, दो चर वाले, है ना, एक चर नहीं, दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण होंगे तो उनके अनगिनत हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x बराबर 0 का आलेख एक रेखा है जो है x अक्ष, y अक्ष या x अक्ष के समांतर रेखा या y अक्ष के समांतर रेखा। अब बच्चे ये देखो, अगर आपका x बराबर 0 है, ध्यान से देखना, x बराबर 0 कहाँ पर होगा? y पर। आप अगर रखोगे, मान लो x बराबर 1 होगा बच्चे, तो x बराबर 1 यहाँ रखोगे ना, x बराबर 2 होगा तो यहाँ रखोगे, तो x बराबर 0 कहाँ होगा? वो y अक्ष पर होगा, है ना, तो वो y अक्ष हुआ ना। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि x 0 होगा, y अगर 1 हुआ। एक और चीज़ बता दूं, अगर y आपका 1 हुआ और x 0 हुआ, तब आप 0 यहाँ काउंट करोगे सेंटर पे, x बराबर 0 भी यहीं होता है और y भी 0। एक मिनट, ये देखो यहाँ पर आपका x और y दोनों के दोनों 0 होते हैं। क्लियर? और अगर हमारा x हमने 0 लिया और y हमने 1 लिया, तो वो कहाँ चलेगा बच्चे? x 0 यहाँ हुआ और 1 y एक्सिस पर चलेगा ना, यहाँ पर, यहाँ कहीं होगा 1। तो इसका मतलब भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर x बराबर 0 है तो y पर ही होगा ना दूसरी वैल्यू। चाहे वो 0 बोले तो भी y से होके जा रहा है, अगर हमारा 1 बोलेगा तब भी y से होके जाएगा, x पर नहीं होगा। तो हमारा वो होगा y अक्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 3x - y = 3 का हल बताना है आपको। तो अब आप देखिए कैसे सोल्व करेंगे आप। हल इनमें से कौन सा है ये देखना है। यानी कि आप एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, ये जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो x अक्ष पर होती है, सेकंड वैल्यू आपकी y अक्ष पर होती है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट आपका 0 x के इक्वल होगा एंड -3 आपका y के इक्वल होगा। तो अब आपकी जो ये इक्वेशन दी हुई है ना, आप इसकी ना लेफ्ट साइड में आप ये वैल्यू पुट करके देखो। अगर आपको राइट साइड वाली वैल्यू मिल रही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये क्या है बीच में? इक्वल है ना। इक्वल का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा जो 3x - y है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो इसे सोल्व करने के बाद भी हमारा क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। इसीलिए हम ये वैल्यू रखना शुरू करेंगे। पहले ए ऑप्शन रख के देख लेते हैं। x की जगह हमने 0 रखा और y की जगह हमने -3 रखा, तो ये तो 0 हो गया और माइनस बाहर है तो ऑब्वियस है, मैं हमेशा ये बताती हूँ, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। अंदर -3 है तो ये हो जाएगा आपका +3। इक्वल में क्या है? 3, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी हो गई? इक्वल हो गई। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस समीकरण का हल है। अब बी ऑप्शन रख के देख लीजिए एक बार, क्योंकि उपरोक्त सभी बोल दिए तो हम सारे नहीं करके देखेंगे। अगर ये हमारा सही आ गया तब हम तीसरा निकालेंगे, ये गलत हो गया तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डी ऑप्शन उपरोक्त सभी है ना। क्योंकि एक तो हमारा आ ही गया ना फर्स्ट। तो अब देखिए 2 और 3, 2x - y = 3। ठीक है, तो 2x की जगह हमने रखा 2 एंड -y की जगह हमने रखा 3। 2 2 = 4 -3, यहाँ से आया हमारा 1 और राइट साइड में हमारा 3, तो 1 और 3 आपस में इक्वल नहीं है। तो बच्चे तो बी ऑप्शन गलत हो गया, तो उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, है ना। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे हम लेंगे ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित रैखिक समीकरण का हल x बराबर 2 y बराबर 3। ये जो आपको कुछ 4 इक्वेशंस दिए हैं, ठीक है, इनमें आपको ये बताया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का जो हल है x बराबर 2 y बराबर 3 किससे आया है। तो आपके पास सेम वही तरीका है बच्चे, आप ना ये जो वैल्यू दी है ना वो इन समीकरण में रख कर देख लो, क्योंकि x और y की वैल्यू दी है ना, अगर हम इसकी लेफ्ट साइड में x और y की वैल्यू रखने पर हमें वही सेम, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको हल दिए थे, हल और एक समीकरण दे दी थी, यहाँ पर आपको उल्टा पूछ लिया, यहाँ पर हल दे दिए हैं और समीकरण आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो हम ऐसे ही कर देंगे। आप पहली इक्वेशन ली आपने, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली 2x प्लस वाई, अब x बराबर तो 2 रखा, y की जगह हमने 3 रखा, 2 दूनी 4 और 3 7, तो 7 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 8 है बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वल में 8 है और हमारे इसे सोल्व करके 7 आ रहा था। अब आते हैं हम b पे, तो x सेम x बराबर हमने 2 रखा प्लस 2y मतलब 2 इंटू 3, तो होती है 6 प्लस 2 आ गया ना 8, तो राइट हैंड साइड में 8 आ गया, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक बार और हम थर्ड, बी तो हमारा हो ही गया, ए नहीं है। सी में देखो x प्लस वाई, तो सीधा सीधा x प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 3 5 हो गया, सी भी नहीं होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलिए सी जरूरत ही नहीं, सी तो आ गया x माइनस वाई, इनको माइनस करके बना रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हाँ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा आपका कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चे, समीकरण आपको 2x प्लस वाई इक्वल x प्लस 5 के 2 हल ज्ञात करने हैं तथा जांच करनी है कि 3 और 2 इसके हल हैं या नहीं है। जांच करने का मतलब क्या है बच्चे, ये किसकी वैल्यू दी है, जो 3 है, देखो ध्यान से, जो 3 है फर्स्ट वाला किसकी वैल्यू होती है x की, सेकेंड वाली किसकी वैल्यू होती है y की। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको इसके 2 हल ज्ञात करने हैं, 2 हल ज्ञात करने आपकी मर्जी है, जैसे भी रखना चाहो रख लो। पहले तो आप देखो 2x प्लस वाई इक्वल आपका x प्लस 5 है, ठीक है। अब x जब आपका इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ओके। 2x माइनस एक्स क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब बच्चे आप अपने पास से x की जो मर्जी वैल्यू रख लीजिए या y की रख लीजिए, आपको 2 हल निकालने हैं। एक बार आपने क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आया है, ध्यान से देखिए। तो मान लो मैंने x बराबर यहाँ पे 0 रख दिया, तो x 0 रखेंगे तो y हमारा क्या आ गया 5, तो एक वैल्यू आपकी तो ये हो गई, यानी कि 0 और 5। अब मैंने y 0 रख दिया, y बराबर 0, तो x बराबर 5 हो गया, तो आपका क्या होगा 5 और 0, तो 2 वैल्यू तो आपकी आ गई है ना। आगे उसने बोला है अब आपको जांच करनी है क्या 3 और 2 इस समीकरण के हल हैं। तो बच्चे जहाँ इस समीकरण को उठाना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, या तो दोनों अलग अलग रख लो या फिर इसको सेम जैसे हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आया था, इसके बाद हमें x की जगह 3 और y की जगह 2 रखा, तो हमारा इधर राइट में हमारा 5 है, 3 और 2 5, तो 5 बराबर 5, तो ये हमारे इक्वल हो गए। इसका मतलब यह है इसका हल है। अगर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो वो इसका हल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसने ये बोला है जो बिंदु हैं आपके 5 और 2, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर नहीं समझोगे तो कभी कर ही नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, पूरे चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के, एक क्वेश्चन तो इसमें से इस टाइप का आता ही है। तो 5 और 2 रैखिक समीकरण आपका ये दिया हुआ है कि आलेख पर स्थित है, तो की का मान ज्ञात करना है। बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमने कोई ग्राफ खींचा, ये एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण तो जो आपकी जो लाइन आएगी इसको सोल्व करके वो कुछ या तो इस तरीके की आएगी या इस तरीके की आएगी, है ना, और तरीके की, लेकिन आएगी सीधी लाइन। अगर वो सीधी लाइन आ रही है तो एक चीज़ और ध्यान देना, इसने कहा ये जो बिंदु है ना वो रैखिक समीकरण पर स्थित है, और इसकी जो रैखिक समीकरण है वो क्या है, ये लाइन है ना, तो ये 5 और 2 बिंदु कहीं यहाँ पर होंगे, जैसे 5 है, x पे 5 चले, मान लो यहाँ 5 है, 1 मिनट रुको दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये लो, जैसे हमारा यहाँ पे 0 हुआ, 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, और 2 है ना, 5 और 1 2, y एक्सिस पे 1 और 2, तो यहाँ कहीं सामने होगा यहाँ पे। तो अगर आपकी जो लाइन है ना
वो कुछ इस तरीके से आएगी निकल के, है ना, यहाँ पर। तो 5 और 2, पहले 5, उसके ऊपर ऊपर चले 2, तो ये पॉइंट आए। तो ये जो लाइन है इस पर है ये बिंदु, जब इस पर बिंदु है तो ये इसी पर लाई करेगा। तो हम इस समीकरण में जहाँ x है वहाँ 5 और जब y है वहाँ हम 2 रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी लाइन पर है, रख देते हैं। तो 5x x की जगह, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, k x की जगह हमने 5 प्लस 5 y की जगह हमने 2 रख लिया, इज इक्वल टू 10k। ओके, और k5 यानी कि 5k प्लस 10, 5 टू 10 इज इक्वल टू 10k। अब बचे हमारा 10 इधर रह गया, और 10k हमने 5k, ये भी k और ये भी k है, एक जैसे हैं, दोनों भाई भाई हैं। चलो इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ये हो गया हमारा 5k। अब हमारा क्या आ गया, 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 यानी कि 5k। ना k यहीं पे रह जाएगा, और क्योंकि डिजिट है भाई, तो डिजिट के पास ही जाएगी ना। और यहाँ पर डिजिट किस रूप में है, 5 की मल्टीप्लाई k में हो रही है। जब मल्टीप्लाई होती है तो इक्वल के इधर आएगा, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड, यानी कि गुना का उल्टा भाग। तो चलो इसको भाग के रूप में ले जाते हैं। चलो भाई, ये आ गया हमारा k, 5 2 जा 10 यानी कि 5 दूनी 10। तो आपके k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अंत का k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हुआ कंप्लीट, एंड सॉरी 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 बचे। अब ये जो आपका समीकरण 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7 है, इसका आलेख खींचना है, और आपको जांच करनी है आलेख की सहायता से ही x बराबर 3 y बराबर 2 इसके हल हैं या नहीं है। बच्चे कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ऐसे करके टेबल बना के आपको ये ऊपर x लिखना है, y लिखना है, ठीक है। फिर आप इसकी वैल्यू इसमें, जैसे हम ऊपर बताया था, अनगिनत हल निकल सकते हैं। हमने अपने पास से कोई भी वैल्यू पुट करना, तो ऐसे बहुत सारे इसकी वैल्यू आ जाएंगी। और इसके बाद आपका, जब आप इस तरीके के ग्राफ, उन पॉइंट को यहाँ पर नोट डाउन करके, आपका ग्रीन कलर का एक ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। जब ग्राफ होगा तो मैं आपको ग्राफ दे, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके दिखा दूंगी कि कैसे ग्राफ पेपर पे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं, कैसे खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका इस तरीके का ग्राफ आएगा, उस पर आप देखना, जो x बराबर 3 काउंट करना इस तरीके से, 1 2 3, उसके बाद 2 1 2। अगर वो इस लाइन पर कहीं लाई करेगा, अगर इसने ये लाई किया, उसी लाइन पर आ गया ये बिंदु, तो वो उसका हल है। जैसे कि यहाँ पर तो आपको लाइन पर पूछा है, और यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने कहा है उस पर स्थित है, इसलिए हमने ये वैल्यू इसमें रख दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, अब आप इन समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 9 भी और 10 भी। बच्चों, इनका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपके कुछ डाउट्स हैं वो सॉल्व क्लियर हो गए होंगे, तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। थैंक यू बच्चों, और शेयर भी कीजिए बाकी बच्चों को। ओके बच्चों, थैंक यू।